Hello student, today we are going to see about immunity and its type. So let's start our video. सबसे पहले definition है. So definition में क्या mention किया है मैंने? Immunity is the ability of the body to defend itself against disease causing microorganisms. Means immunity क्या होता है? एक कॉमन इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो किसी भी पर्सन की जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करता है, उसकी बॉडी जो फाइट करती है, उस कंडीशन को हम इम्यूनिटी कहते हैं. इन जनरल अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी क्या है? किसी भी इंडिविजुअल की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम या उससे फाइट करने का काम जो हमारी बॉडी करती है, उस कंडीशन को या उस प्रोसेस को हम इम्यूनिटी बोलते हैं. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनिटी इज योर बॉडीज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जर्म टू प्रिवेंट them from causing illness. इम्यूनिटी क्या है? एक तरह से सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉडी को सिर्फ हम उसके अगेंस्ट हम फाइट करें, साथ ही साथ क्या है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है बॉडी में, उसको रिकॉग्नाइज भी करना. उसको रिकॉग्नाइज का मतलब उसको पहचानने का भी काम इम्यूनिटी करती है. अब मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस दूंगी कि रिकॉग्नाइज क्यों करना है. ये जब हम फर्दर डिटेल स्टडी टाइप्स में हम करेंगे तो क्यों रिकॉग्नाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, जब हम इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे व्हाई रिकॉग्नाइजेशन इज इंपॉर्टेंट. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा? Immunity is a state of being resistant to the noxious agent, especially a pathogen or infectious disease. Immunity क्या है? किसी भी noxious agent, noxious मतलब कोई भी toxic agent, especially जो हमारे antigens होते हैं, pathogens होते हैं, या disease causing जो भी microorganism होते हैं, उससे resistance show करने को भी हम immunity कह सकते हैं. In other words, okay. अगर हम type की बात करें, type यहाँ पे हमारे मेजर दो टाइप होंगे. एक तो innate immunity होगा, दूसरा acquired immunity होगा. एक्वायर्ड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी. और इनेट को हम कह सकते हैं कि ये बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है. बाय बर्थ मतलब इसका दूसरा नाम है, कह नहीं सकते एक्चुअली ये बाय बर्थ होती है, तो इसका दूसरा नाम हम बाय बर्थ इम्यूनिटी भी कह सकते हैं. लेकिन मेजर दो क्लासिफिकेशन अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, इनेट इम्यूनिटी और अदरवाइज बाय बर्थ इम्यूनिटी. एंड नेक्स्ट आपको लिखना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अदरवाइज अडेप्टिव इम्यूनिटी. ओके, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो भी इनेट इम्यूनिटी होती है वो मतलब कब प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट राइट फ्रॉम बर्थ. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही ये इनेट इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है, या तभी से आप कह सकते हो जन्म के साथ ही जो इम्यूनिटी बच्चे में प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी. ओके. नाउ अब हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा ब्रॉडली पढ़ने जा रहे हैं. सो इनेट इम्यूनिटी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इनेट इम्यूनिटी क्या होता है? एक ये कह सकते हो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है. बाय बर्थ इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्म के साथ जो इम्यूनिटी बच्चे में डेवलप होती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. मतलब जन्म के दौरान भी आप कह सकते हो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. इसके कुछ सर्टेन यूनिक हमारे प्रॉपर्टीज होती है. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे? एक्ट इन अ मिनट. एक्ट इन अ मिनट का मतलब ये है कि सबको पता है बच्चा कैसे मतलब डिलीवर होता है. दो रास्ते होते हैं. एक तो वेजाइनल डिलीवरी होती है, दूसरा सिजेरियन सेक्शन होता है. तो वेजाइनल डिलीवरी में, सिजेरियन सेक्शन में तो स्टेराइल मेथड हम यूज करते हैं, किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होता है. लेकिन वेजाइनल डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चा वेजाइना के थ्रू क्या होता है, प्रोपेल आउट होता है, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट होता है. तो वहां चांसेस होते हैं कंटामिनेशन के, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं. और जब बच्चे को वहां इन्फेक्शन होगा तो वहां पे जो सबसे पहले इम्यूनिटी डेवलप होती है, या फिर आप कह सकते हो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो कैसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है? वो इनेट इम्यूनिटी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है. जो मतलब राइट आफ्टर बर्थ जो इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं. और सबसे पहले जो वर्क करने वाली इम्यूनिटी होती है वो हमारी कौन सी होती है? इनेट इम्यूनिटी होती है. इसीलिए इसको बोला गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, किसे बोला गया? इनेट इम्यूनिटी को बोला गया. नेक्स्ट क्या? प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर इज नॉट नेसेसरी. प्रायर माइक्रोबियल एक्सपोजर नेसेसरी नहीं होता है. क्यों नेसेसरी नहीं होता है? नेसेसरी इसलिए नहीं होता है क्योंकि बच्चा कहाँ है? मदर के वूम में है. अब वहां पे कोई पैथोजन तो प्रेजेंट है नहीं कि वहां पे पैथोजन प्रेजेंट है तो हमारा बच्चा उससे इम्यूनाइज हो जाए या उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ले. तो यहाँ पे जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है उसके लिए प्रायर पैथोजन एक्सपोजर जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे को कभी भी एक्सपोजर मिला ही नहीं है. किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. इसलिए यहाँ पे
प्रायर एक्सपोजर रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉन पैथोजेनिक इम्यूनिटी होती है, मतलब विदाउट पैथोजन के ये इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होती है। नेक्स्ट है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक क्यों बोला गया इसको? नॉन स्पेसिफिक इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट सेकंड पॉइंट में कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है, प्रायर एक्सपोजर की जरूरत नहीं होती है। और अगर प्रायर एक्सपोजर अगर बच्चे को हुआ होगा तो वहां पे स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, जबकि यहाँ पे कैसी इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, जनरल इम्यूनिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नो मेमोरी। नो मेमोरी, नो मेमोरी थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि आगे हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मेमोरी। अभी यहाँ पे बेसिक से इतना हम जान लेते हैं कि यहाँ पे मेमोरी क्यों लिखा गया है। हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट एक एक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से मेमोरी सेल फॉर्म होती है। मेमोरी सेल क्यों फॉर्म होती है? स्पेसिफिक एंटीजन की वजह से मेमोरी सेल फॉर्म होती है, ताकि अगर पहले कोई प्रायर प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है और वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कन्वर्ट हो रहा है, मतलब या फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है, तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन में जो मेमोरी सेल डेवलप हुई थी और उसके अगेंस्ट हमारी जो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हुआ था, वो तुरंत ही सेकेंडरी इन्फेक्शन में डिटेक्ट करके उसको किल करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, उसको डिटेक्ट करेगा, बॉडी डिटेक्ट करेगी, तब जाके कहीं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, मतलब लेट प्रोसेस आप कह सकते हो। लेकिन जब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्विक प्रोसेस होती है, आप कह सकते हो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी सेल प्रेजेंट है, तो मेमोरी सेल ने डिटेक्ट किया कि ये पहले जैसा एंटीजन है, तो इसको हम इस इम्यूनोग्लोबुलिन से किल कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। यहाँ पे इम्यूनिटी है, इनेट लिख के मैंने छोड़ दिया है, इम्यूनिटी होगा। सो कंपोनेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि फीचर्स, आप बोल सकते हो कि क्या फीचर्स होते हैं इनेट इम्यूनिटी के। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या, एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे बैरियर यूज हो रहा है, यानी किसी ना किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन यूज हो रहा है। आगे मैंने एग्जाम्पल में मेंशन कर दिया है कि स्किन, म्यूकोजल लाइनिंग, ये सारी क्या है, एक तरह से एनाटॉमिकल बैरियर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट, मैकेनिकली प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा स्किन है, अब स्किन के अंदर हमारे मसल्स होती हैं, और स्किन मतलब अगर आप ऐसे, अगर आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी तो आप जानते होंगे स्किन ओवरऑल एक ऑर्गन होता है जो पूरी बॉडी को कवर करने का काम करता है। जैसे जैसे क्या होता है, ब्लैंकेट का हम कवर लगाते हैं, जिप करके कवर लगाते हैं, तो अंदर ब्लैंकेट कैसा होता है, सेफ होता है, कोई भी धूल डस्ट कैसे होती है, बाहर की तरफ होती है। तो और जो ब्लैंकेट होता है वो सेफ होता है। एक कॉपी पे हम कवर करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी अंदर की जो शीट होती है वो डैमेज ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम उसको कवर अप करके रखते हैं। तो उसी तरीके से स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी के जो जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं या जो भी हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, उस पे कवरिंग का काम, कवरिंग बैरियर का काम कौन करता है, स्किन करता है। तो जितना धूल होता है, डस्ट होता है, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी स्टिक होता है, तो वो जो हमारी स्किन होती है वो क्या करती है, प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा एग्जांपल हम देखें तो म्यूकोजल लाइनिंग। म्यूकोजल लाइनिंग आप सबको पता है कि हमारी जो जीआई है उसमें म्यूकोजल लाइनिंग है, साथ ही साथ जो हमारी जो नोज है उसमें भी म्यूकोजल लाइनिंग होती है, जो म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। और ये म्यूकस प्रोडक्शन क्या करता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बाय एयर या हम जब इनहेल करते हैं उसके साथ जब बॉडी के अंदर चला जाता है इनहेल प्रोसेस के थ्रू, तो कहाँ पॉसिबिलिटीज होती है कि वो जो न्यूजल डिस्चार्ज हो रहा है या म्यूकस जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें जाकर स्टिक हो जाए। ठीक, तो ये किस तरह से काम करती है, एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, जिसमें मैकेनिकली प्रिवेंट करने की कोशिश करती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री ना ले पाए। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब यहाँ पे है कि बॉडी हमारी कैसे है। अभी यहाँ पे हमने देखा एनाटॉमिकली बाहर, मतलब ऐसे क्या मैकेनिकली क्या टेक्निक्स है जिससे हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा फिजियोलॉजी, हमारी बॉडी की ऐसी कौन सी फिजियोलॉजी है जो हेल्प करती है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट करना है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। सबसे पहले अगर मान लीजिए इन केस बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, तो कुछ माइक्रो
ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, और अगर ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो वो अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनमें इनकी डेथ हो जाएगी या अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। तो एक जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी एक तरह से बैरियर का काम करता है, क्योंकि हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या है, गैस्ट्रिक एसिडिटी। गैस्ट्रिक एसिडिटी का मतलब होता है कि आप सबको पता है कि स्टमक क्या रिलीज करता है, HCl रिलीज करता है, और ये HCl क्या होता है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हार्मफुल, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। किनके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। हमारी सेल्फ बॉडी के लिए भी हार्मफुल हो सकता है अगर म्यूकोजल लाइनिंग ना रहे तो। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है हमारी GI में, अगर उसमें इरोजन हो जाता है और वो फिर HCl क्या करता है, धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है उस म्यूकस की जो लाइनिंग होती है, तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारी होस्ट इम्यूनिटी। होस्ट इम्यूनिटी का मतलब होस्ट यहाँ पे हो जाएगा इंडिविजुअल, इम्यूनिटी मतलब उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो एक होस्ट की जो इम्यूनिटी होती है उसमें क्या क्या चीजें आती है, फेगोसाइट्स आते हैं, नेचुरल किलर सेल आते हैं, मास्ट सेल्स आते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, या फिर आप कह सकते हैं इम्यूनिटी का ये कंपोनेंट होता है। फर्स्ट है हमारा फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स क्या होते हैं, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या नहीं भी जानते होंगे तो मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी फेगोसाइटोसिस क्या होती है या माइक्रोफेजेस क्या होते हैं। माइक्रोफेजेस है हमारी जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उसमें कुछ फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज यहाँ पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब, जैसे मान लीजिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इस पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल है, वो नॉर्मल सेल है, एक सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ, ये हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल है। अब जैसे ही ये बॉडी डिटेक्ट करेगी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। इनगल्फमेंट प्रोसेस मतलब होता है ईटिंग प्रोसेस। ये धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइड में आएगा ऐसे करके, ठीक। दूसरी प्रोसेस में क्या होगा कि ये आधे से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बगल में ऐसे हो जाएगा। फिर लास्ट प्रोसेस में हो सकता है ये पूरा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसे अपने अंदर क्या कर ले, ऑक्युपाई कर ले, और ऑक्युपाई करने के बाद जो बैक्टीरिया का यहाँ पे टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करके इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करे। आई होप मेरे इस डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। आई नो इतना अच्छा डायग्राम नहीं है बट मैंने ट्राई किया, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है हमारा, यस, नेचुरल किलिंग सेल। नेचुरल किलिंग सेल्स में हमारा जो होते हैं लिम्फोसाइटिक सेल्स आते हैं जो इंट्रासेलुलर पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। अभी जब हम उधर इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे ना तो वहां आपको और ज्यादा क्लियर होने वाला है, क्योंकि दो तरह का इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे, एक सेलुलर पढ़ेंगे, एक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। वहां आपको ये टी लिम्फोसाइट और इधर जो हमने यहाँ पे फेगोसाइट पढ़ा है वो पूरी प्रोसेस है कैसे होता है, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस वीडियो का। सो नेक्स्ट है हमारा मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होता है, ये एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट होता है म्यूकोसा के, और ये क्या करता है, ये कैपेबल होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या उसको डैमेज करने के लिए बाय रिलीजिंग ऑफ सेवरल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं उसको रिलीज करके ये किल करने का काम करता है। जब हम हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कैसे मास्ट सेल जो होता है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करता है। ओके, यहाँ पे टोटल हमारा हो गया है इन्नेट इम्यूनिटी तक फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ओके।